एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की दो बेटी और बहुएं थी, जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण स्वपन थी। वही छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तेज दरार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी बोली, बहू मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। नम्रता अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध देशी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनाया बोली, वाह क्या इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वही छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती है। सुधा जी बोली, नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। नम्रता बोली, जी माँ जी बुलाया आपने। सुधा जी बोली, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूंगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता बोली, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी को जाकर बात बता देती है। नम्रता बोली, माँ जी लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वही रखे थे पर अब नहीं है। सुधा जी बोली, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नम्रता बोली, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। अनाया लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। अनाया बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुधा जी बोली, बहू यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपने माँ से मजाक में कहता है। अशोक बोला, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सुधा जी बोली, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनाया बोली, आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नम्रता बोली, अनाया ये क्या बोल रही हो तुम, मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है, वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। सुधा जी ये कहकर वहां से चली जाती है। नम्रता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर करके खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। सुधा जी बोली, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? नम्रता बोली, जी माँ जी अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता की रोने की आवाज सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती है। सुधा जी बोली, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नम्रता बोली, माँ जी काजू बादाम यही रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुधा जी बोली, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नम्रता पर इल्जाम लगा देती है और कहती है। अनाया बोली, नम्रता जी खाने का मन था तो खाई, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधा जी बोली, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फोन आता है। रिया बोली, हेलो अनाया, कैसी हो? अनाया बोली, मैं ठीक हूँ और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। रिया बोली, घर के काम में बिजी रहती हूँ। चलो हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे।
अनाया बोली अच्छा ठीक है कल मिलते हैं, वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया बोली ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी, बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपए रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। अशोक बोला माँ वो 10,000 दिए थे, वो देना दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसा लेने जाती है, जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। अशोक बोली क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो। सुधा जी बोली मैंने यही 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक बोला नहीं है मतलब माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे। सुधा जी बोली कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का हाथ तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। अशोक बोला हाँ माँ आप सही कह रही है, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी बोली हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए। तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है, ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं। सुधा जी बोली ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू। नम्रता बोली माँ जी ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुधा जी बोली बचत किए हुए या फिर चुराए हुए, देख बहू सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है, वो भी नम्रता को कहने लगती है। अनाया बोली नम्रता दीदी अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी, दीदी आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है, पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू मिलते सब चौंक जाते हैं। अनाया फुट फुट कर रोने लगती है। अनाया बोली माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई। सुधा जी बोली सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और नम्रता से भी माफी मांगती है। नम्रता बोली कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अनाया बोली मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। नम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधा जी नम्रता से माफी मांगती है और नम्रता सबको माफ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।